आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में स्वामी कमलेशानंद जी पधारे हुए हैं। अमृत की वर्षा कर रहे हैं, वो सत्संग करवा रहे हैं। सत्संग का अर्थ होता है कि ज्ञानी पुरुष की सनिधि, ज्ञानी पुरुष के मुखारबिंद से निकलने वाले जो अनुभव हैं, उसको अगर हम आत्मसात कर लें, एक वाक्य, एक शब्द भी आत्मसात हो जावे तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, क्योंकि अनुभवी पुरुष का मिलना बहुत कठिन काम है। तो ऐसे अनुभवी, ज्ञानी, ध्यानी स्वामी कमलेशानंद जी हमारे साथ हैं। आप सभी की तरफ से उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, उनको नमन, उनको प्रणाम। स्वामी जी, आप अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून की बात करते हैं, लेकिन समाज किधर जा रहा है? समाज का खा खींचूं और न्यूज़पेपर को पास बैठूं लेकर के, या टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी को भी, और सामान्य घरों की बातचीत की बात करें, मित्र यार दोस्तों की बात करें, तो क्या हो रहा है? घृणा, हिंसा, आपाधापी, रेप, करप्शन, स्वार्थ, नेगेटिव थिंकिंग। ऐसा लगता है कि क्या हो गया है। यानी प्रकृति माँ ने जो है पॉजिटिव जो एनर्जी जो मिला करती थी आज से 25-50 साल पहले, वो देना बंद कर दिया। वो बेचारी करे क्या, क्योंकि सारी नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई, वही तो घूम फिर करके हमारे दिमाग के अंदर आती है। तो ऐसा पज़ल का और ऐसा माहौल बन गया है कि उसको देख करके व्यक्ति जो है, वो ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति बड़ा पज़ल में रहता है। हालांकि वो अपनी मस्ती मस्त रहता है, वो दुनिया की चिंता नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको तो जगत कल्याण करना है, लोगों को सुधारना है, लोगों के जीवन को सुधारना, तभी अध्यात्म विज्ञान सफल हो गया। तो कृपया ये जो वर्तमान का सिनेरियो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, मैं सामाजिक दृष्टि से आप बताइए कि व्यक्तिगत दृष्टि से तो ठीक है, व्यक्ति ज्ञान लेगा, सोचेगा, करेगा, लेकिन हमको एक समाज का भी सिद्धांत, समाज का भी नज़रिया सामने रखना पड़ेगा कि लोगों के गले उतरे, समझ में आवे, इसका पालन करें मोटे मोटे तौर पे। तो कृपया बताइए। यस, जय सच्चिदानंद। बात सही है कि आम लोगों को ये विज्ञान इतना समझ में नहीं आता है, और आसानी से, क्योंकि उसके पुण्य नहीं है तो मिलता भी नहीं है। मगर उसका कारण क्या है? हम पहले कारण ढूंढेंगे। हमको इसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मगर कारण ढूंढकर उपाय करना अच्छा रहेगा। इनका कारण क्या है? आम आदमी क्यों ये विज्ञान न प्राप्त कर सकता है, न समझ सकता है, न उपयोग कर सकता है, न अनुभव कर सकता है? कलयुग का मतलब ही है नेचर को छोड़ना। कलयुग का मतलब ही है नेचर की वैल्यू कम करना। कलयुग का मतलब ही है भौतिक चीज़ों की वैल्यू करना। कलयुग का मतलब ही है प्रकृति और साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता की वैल्यू करना। कलयुग का मतलब ही है इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू करना, जीवित व्यक्ति की नहीं। ये कलयुग के लक्षण हैं, और इसीलिए ये कलयुग के अंदर आसानी से लोग ऐसी बातें न समझ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि कुदरत से छूट गए। आज हमारे समाज में आप इर्द गिर्द देखोगे, सुबह से शाम तक उनको सूर्य नारायण को देखने का समय नहीं है।
चंद्र को देखने का समय नहीं है, आकाश को देखने का समय नहीं है। दिख जाता है वो अलग बात है, और देखना अलग बात है। दिख जाने का मतलब होता है बट नेचुरल, विदाउट इंटरेस्ट। देखने का मतलब होता है विथ इंटेंशन एंड विथ इंटरेस्ट। नदी जिसके आधार से हमारा जीवन है, पहले वैल्यू करते थे, आज बहुत कम हो गई। हवा, जिस हवा से हमारा जीवन चलता है, इसको पॉल्यूटेड करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, मगर हम वैल्यू नहीं करते। पानी की वैल्यू नहीं करते, हम कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वनस्पति, उसमें भी भेड़ सेड़ करते हैं, दवाइयां छांटते हैं। ऐसे करते 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 इंसान इतना गिर गया, नेचुरलिटी भूल गया। एक समंदर के पास बैठकर जो आनंद लेना, एक नदी के पास बैठकर आनंद लेना, एक चंद्रमा को और स्टार को देख के आनंद लेना, जंगलों में जाके आनंद लेना, पहाड़ों के ऊपर जाके आनंद लेना, नेचुरल। कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, कोई मन की जरूरत नहीं है, कोई धर्म संप्रदाय की जरूरत नहीं है, कोई गुरु भगवान की जरूरत नहीं है। कुदरत के पास सब कुछ है, क्योंकि कुदरत खुद सहज है, और उनके साथ का जो अटैचमेंट है वो भी आपको सहज बनाता है। मगर आम इंसान को मालूम नहीं है कि साहजिकता वो पावर है। आम इंसान को ऐसा लगता है स्पेशलिटी वो पावर है। या तो मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, या तो मेरे पास बहुत डिग्री बड़ी होनी चाहिए, या तो मेरी पोस्ट बड़ी होनी चाहिए, या तो मेरा पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ा होना चाहिए, या तो मेरा रूप बड़ा होना चाहिए, या तो मेरे पास संपत्ति, साधन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ज़्यादा होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, या तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत होने चाहिए। तो मेरी पहचान ये है। अगर ऐसे चीज़ों के साथ आप जुड़ जाओगे तो वो तो जड़ है, वो सहज नहीं है। और हमारी दृष्टि भी और सोच भी जड़ बन जाती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। और आज धीरे धीरे खास करके युवान युवतियां जो 25-30 साल के अंदर है, 35 साल के अंदर है, वो ज़्यादातर फ्लेक्सिबल कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर समय मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टीवी के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर और जड़ मशीनों का ऑपरेशन में ही चला जाता है। तो उनकी दृष्टि भी जड़ जैसे बन जाती है, और जड़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। नेचर क्या है? नेचर हमेशा फ्लेक्सिबल है। आप नदी को देखेंगे तो नदी ये कहेंगी, हमको मैसेज देगी कि मैं पहाड़ों में से निकलती, कूदती, उछलती आती हूँ, धरती पे मैं ड्राइव करती हूँ, और मेरा जो पानी है वो बहुत सारे वनस्पतियों से, ऑक्सीजन से मिला हुआ है। जिसको पीना है वो पी सकते हैं। मैं उसका मालिक भी नहीं बनूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं उसका मालिक हूँ। जिसको पीना है वो पी सकते हैं, और नहीं पीना है तो मैं तो समंदर में विलीन हो जाऊंगी। यही मेरा साहजिक स्वभाव है। पानी ये नहीं कहेंगी कि मेरा वैल्यू कितना है, मेरे बिना आप नहीं जी सकते हैं, ऐसा अहंकार वो नहीं करेंगे। हालांकि पानी की वैल्यू हमारे जीवन में बहुत है, मगर वो पानी अहंकार नहीं करेंगे। हवा, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, क्या बिना प्राणवायु हमारा जीवन शक्य है? नहीं है। मगर कभी बोलेंगे हवा कि मेरे बिना आपका जीवन अस्तित्व नहीं हो सकता है, इसीलिए मेरी ही वैल्यू है। वनस्पति, जो ठंडी, गर्मी, बारिश तीनों अवस्था को सहन करती है, मगर फिर भी स्थिर रहती है, खिलती रहती है,
क्या वो कहेगी कि मेरे बिना आपका जीवन अस्तित्व नहीं हो सकता है? नहीं बोल सकती है, क्योंकि ये साहजिकता है। उनका जीवन ही ये है, दूसरों के लिए है, दूसरे के अस्तित्व के लिए है। मनुष्य क्या समझता है? बचपन से मेरे को जो प्राप्त हुआ, संबंधों के रूप में, संपत्ति के रूप में, साधन के रूप में, स्टेटस के रूप में, ये सब मेरा है। अधिकार भी मेरा है, मालिकीपन भी मेरा है। मैं किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी की बात है। अगर मैं दूंगा तो फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मैं कुदरत का ऐसा नहीं मानता हूं। और इसीलिए धीरे धीरे आदमी भौतिकवाद में चला गया। मटेरियल और मनी की वैल्यू बढ़ गई और नेचर और नेचुरलिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई, और इसीलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती है। आज के युवान युवती इतने रिजिड हो गए कि अगर उनके जीवन में जिस प्रकार से वो फ्लो हो रहा है उसमें अगर बम्प हेड आ जाए, अवरोध आ जाए और उसको दिशा मोड़ना पड़े, तो उसको लगता है मैं मर जाऊं वो अच्छा है। वो संजोग को, बम्प हेड को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज में हमने देखा है, आज के युवान युवती अगर नौकरी चले जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, बिजनेस नहीं चलता है सुसाइड कर लेते हैं, परीक्षा में फेल होते हैं, डिग्री में सुसाइड करने का सोचते हैं, लग्न में फेल होते हैं, यानी दोनों का आपस में मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो या तो वो सेपरेशन करने का सोचते हैं या तो वो मरने का सोचते हैं। हर बातों में ऐसा, माँ बाप का वो सुन नहीं पाते हैं, टीचर के कड़काई को वो सहन नहीं कर पाते हैं बच्चे, और बॉस होता है, गुरु होता है, उनके मार्गदर्शन को भी वो स्वीकार नहीं कर पाता है क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इसीलिए कुदरत के साथ रहना, उसके अलावा फ्लेक्सिबल होना संभव नहीं है। और मैं कहता हूँ आध्यात्म विज्ञान उसमें आपको बहुत बड़ा सहयोग करता है, क्योंकि हर अवस्था जो कुदरत की है उनको कुदरती रचना के रूप में ही देखो, चाहे अपना मन वचन काया हो, चाहे मन वचन काया की अवस्था हो, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हुई दूसरे मन वचन काया और ये दुनिया की अवस्था, इनको कुदरती रचना के रूप में देखो, क्योंकि कुदरत ही तो सहज है। ये प्रकृति कहोगे या ये प्रकृति कहोगे, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती ओट, समंदर, नदी, पहाड़, जंगल, वो भी तो प्रकृति है। और ये मन वचन काया भी क्या है? प्रकृति है। मगर वो प्रकृति सहज है, ये प्रकृति सहज नहीं है, क्योंकि ये कर्मों के फल स्वरूप है। और बाकी की जो प्रकृति है, दिन रात, ठंडी गर्मी बारिश, भरती ओट, नदी को बहना और समंदर में मिल जाना, जंगले बनना, पहाड़े बनना, ये कॉज इफेक्ट के अधीन नहीं है, ये कुदरती कानून के अधीन है और सहज है वो। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान बताता है जो भी व्यक्ति को आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, इनको साहजिक बनना पड़ेगा। और साहजिक बनने का मतलब होता है जितना कुदरत के साथ रहेगा और जितनी बार अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखेगा, कुदरती कानून के रूप में देखेगा, कुदरत के 6 तत्वों के रूप में देखेगा, अपने आप वो सहज हो जाएंगे। और जब कुदरत की बात आएगी, सभी अवस्थाओं को जब कुदरती रचना के रूप में देखेगा, तो उनको मालूम भी है कि मैं मन वचन काया और कुदरती कानून से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से और ब्रॉड विजन से और विशाल दृष्टि से और डीप समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर व्याख्या आपने दी। और वैसे सभी मानते हैं कि ये पंचभूतात्मक जो पृथ्वी, हमारी जो पंचभूतात्मक जो सृष्टि है, ये माँ है, ये जननी है और ये सभी का भरण पोषण करने वाली है। और हर एक मानता है कि नेचुरल लाइफ,
जहाँ नेचुरलिटी का शब्द आता है वहाँ पे व्यक्ति की नेचुरलिटी, प्रकृति की नेचुरलिटी, यानी नेचर से जुड़ी हुई। अगर आपको जीवन के अंदर कोई भी उत्थान करना है, सुखी होना है, समाज को सुधारना है, तो नेचुरलिटी लाओ। हम अननेचुरल बन गए हैं, हमारी प्रकृति अननेचुरल हो गई है, लेकिन जो सृष्टि हमको दिखाई देती है वो आज तक नेचुरल है। तो उससे सबक लेकर के हम नेचुरल बने, चाहे दृष्टि की स्तर से नेचुरल चले, चाहे हम जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र जो है वह कुदरती रचना है, कुदरत के कानून, कुदरत को समझे। सभी एक ही चीज़ें, सब कुदरत से जुड़ी हुई है। यानी हम अगर कुदरत को समर्पित हो जाते हैं तो ये पूरा समाज के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार आ सकता है, समाज के अंदर एक बहुत बड़ी चेतना आ सकती है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैं थोड़ा एक सिनेरियो खींचना चाहता हूँ 20, 25, 50 साल का, कि हमारे जो मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरम होती है कि हम कोई भी सर्कल खींचते हैं उसका एक केंद्र होता है और एक सेंटर से एक ही सर्कल प्रकार के द्वारा खींचा जाता है। आज से 20, 25, 50 साल पहले केंद्र में मनुष्य था, केंद्र में चेतन तत्व था, केंद्र में गुणी पुरुष थे, भगवान राम थे, बुद्ध थे, और जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो दशरथ जी जैसे थे, और किन किन का नाम, दधीची थे, भृगु थे, और वो उनको जो है शासन में भी स्थान दिया जाता था। उनका आसन है वो राजा से ऊपर हुआ करता था। लेकिन और उसके साथ साथ जो परिधि है, क्योंकि केंद्र के साथ परिधि होती है, सेकेंडरी बातें परिधि पे थी। मान, सम्मान, धन, दौलत जड़ परिधि पे था, चेतन केंद्र में था। लेकिन अभी सिनेरियो इतना बदल गया है, व्यक्ति में पता नहीं क्या चेंज आया है कि उसने उठा करके जो है वो केंद्र को पटक दिया परिधि पर, परिधि को बना दिया केंद्र। यानी धन, संपत्ति, साधन, जड़ को जो है केंद्र में ला करके उसके साथ में जुड़ गया, और ज्ञानी पुरुष और गुणी को सबको केंद्र जो परिधि में डाल दिया। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति हो। जो गलती हो गई है वो आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए कि किस तरीके से वापस जो सर्कल डिस्टर्ब हो गया है उसको सर्किल में चेतन रहे और परिधि में वापस जड़ आ जावे। ऐसा कोई नुस्खा बताइए। जय सच्चिदानंद। आध्यात्म विज्ञान के अंदर काफी सिंपल बातें हैं कि आखिर सेंटर एंड सर्कल, आज पूरा विश्व सर्कल में फंसा हुआ है, मगर बिना सेंटर सर्कल नहीं होता है। तो सर्कल और सेंटर की जो परिभाषाएं हैं पहले हमको यथार्थ रूप से समझनी पड़ेगी। क्या दोनों में अंतर है, क्यों हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं? सिंपल बात यह है, सेंटर और सर्कल की परिभाषा पहले समझो, बाद में एग्जाम्पल। कोई भी मन वचन काया की अवस्था आत्मा की हाजिरी के बिना नहीं हो सकती है। कोई भी मन वचन काया की क्रिया आत्मा की हाजिरी के बिना नहीं हो सकती है। तो आत्मा तो सेंटर है, प्रकृति सर्कल है, प्रकृति का फल जो है वो भी तो सर्कल है, जन्म जीवन मृत्यु वो भी तो सर्कल है, सभी कर्मों की भुगतान वो तो सर्कल है। मगर सर्कल और सेंटर को हम कैसे लॉजिकल फॉर्म में जाने? तो सर्कल और सेंटर में अंतर क्या है? कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है, मगर हम सेंटर को नहीं जानते कि वास्तव में सेंटर क्या है। हम प्रकृति को सेंटर बना देते हैं और इसीलिए प्रकृति जो देखता है वो मैंने देखा, प्रकृति ने जो सुना वो मैंने सुना, प्रकृति ने स्मेल लिया वो मैंने लिया, प्रकृति जो शक्ति है बोलती है वो मैंने बोला, प्रकृति जो क्रिया करती है स्पर्श करती है वो मैंने किया। आप समझे, प्रकृति ने जो विचार किया वो मैंने किया, प्रकृति ने भुगतान किया वो मैंने किया। यानी हमने सेंटर में प्रकृति को ला दिया।
अभी जब सेंटर में प्रकृति आ गई तो मालिकी भाव, कर्ता भाव तो होगा ही, राग द्वेष तो होगा ही, क्योंकि सेंटर में प्रकृति है, सेंटर में मनोवचन काया है, सेंटर में नामधारी है। तो फिर मेरा तेरा तो होगा ही, चाहे वस्तु के रूप में, संबंधों के रूप में, साधनों के रूप में, या क्रिया के रूप में, अवस्थाओं के रूप में। मगर वास्तव में जो सेंटर और सर्कल है उसके अंदर जब आत्मा सेंटर बन जाएगा तो आपके लिए सर्कल को खत्म करना आसान हो जाएगा। मगर क्योंकि अनादिकाल से हमने आत्मा तो शब्द रूप से जाना है, मगर आत्मा को जीवन जीने की अवस्था में सेंटर के रूप में नहीं रखते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ जिस दिन आपको आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आत्मा सेंटर में आ जाएगा और आत्मा के अलावा मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से दिखती हुई हर अवस्था जब आपको सर्कल के रूप में लगेगी और कुदरती रचना के रूप में देखेंगी तो फिर राग द्वेष होने की संभावना नहीं है। और नहीं होगा तो अज्ञान भी खत्म होगा और धीरे धीरे जो अपना सेंटर है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और विशालता से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को विशाल बनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो इस समाज सुधार के लिए, लोगों के सुधरने के लिए एक अभियान रूप के अंदर, जागरूकता के रूप के अंदर आपने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया और लॉजिकली वो सिद्धांत भी सही है कि जो हमारा जो भूल हुई है कि जो हमारा मुख्य जो चेतन तत्व है वह सेंटर में हमेशा रहना चाहिए और प्रकृति है वो परिधि में रहना चाहिए, क्योंकि वो सेकेंडरी है। क्यों कि सेंटर चेतन की हाजिरी के बिना सर्किल, सेंटर के बिना सर्किल बन ही नहीं सकता। तो जब हमें मूल में जो भूल हुई है तो पुनः वापस हमें चेतन यानी मानवता, इंसानियत, व्यक्ति को महत्व देना, व्यक्ति के गुणों को मेहनत देना, को तवज्जो देना और गुणी व्यक्तियों की पूजा करना, गुणों की स्थापना करना और समाज में गुण बढ़ते रहें। तो बहुत बड़ी सुंदर व्याख्या आपने दी है। ये अगर कैंपेन चलाया जाए तो निश्चित तौर से हमारे समाज में सुधार आ सकता है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। स्वामी जी, समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत कृतज्ञता, नमन और प्रणाम और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं